गुड आफ्टरनून एवरीवन। हरियाणा जीके का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी हरियाणा के एग्जाम्स में हरियाणा जीके 1/4 पोर्शन कवर करेगा एग्जाम का पेपर का, इसलिए हरियाणा जीके बहुत डिटेल से पढ़नी चाहिए। पर डिटेल से पहले एक बार बेसिक हरियाणा जीके पढ़ लेनी चाहिए ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाए। इसी पार्ट पे काम कर रहे हैं और हरियाणा में एग्ज़ाम्स पहले कह रहे थे कि हरियाणा में सबसे पहले तो ये हरियाणा टीचर्स का आना था जो कि पोस्टपोन होने की खबरें आ रही हैं। और अगर हरियाणा जीके का ये हरियाणा टीचर्स वाला पोस्टपोन हो जाता है फिर तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हमें कोई चिंता नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन अभी जो मेरे दिमाग में थी वो यही थी कि 21 नवंबर तक मेन सा हरियाणा पूरा पढ़ लेना है और इसलिए मैं प्लान कर रही थी कि बेसिक हरियाणा से उठाते हैं। पर अब आज मैंने वो देखा, पूरा उसको पढ़ा, तो मुझे लगता है कि हरियाणा हम बेसिक और एडवांस मिला के भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कम से कम 2 महीने तो हैं ही। और क्लास में कोई छोटा मोटा टेक्निकल फॉल्ट था और इतना हम मान भी सकते हैं कि टेक्निकल चीज़ें हैं तो थोड़ा बहुत कभी कभी हो सकती है गड़बड़, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कभी ऐसा रहा तो फिर क्लास दोबारा ले लेंगे। अब जैसे उसने कुछ वो फ्लक्चुएशन आया लाइट में जिस कारण वो थोड़ा सा गड़बड़ थी, अब ठीक है, क्लास चल रही है। चलिए, हम बातचीत कर रहे थे कि हमने हरियाणा को पढ़ा है। हरियाणा जो है वो प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो 2 नदियाँ मेन, एक अपनी घग्गर नदी और एक यमुना नदी, इधर वाली यमुना नदी और इधर वाली अपनी घग्गर नदी जो ऊपर वाली है। इन 2 घग्गर इनके बीच में बसा हुआ है। इन दोनों को मुख्य रूप से गिना जाता है प्राकृतिक के तौर पर। और अगर मैं पहाड़ और पहाड़ियों की बात करूं तो ये आपकी पड़ेंगी ऊपर वाली शिवालिक जो अपने हिमालय के तीसरे रीजन में गिनी जाती है, और नीचे वाली वर्ल्ड की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला जो बची कुची चोटियां रह गई हैं जिन पे कोई बहुत बड़े वन नहीं है, ना ही कभी बर्फ देखी जाती, ना ही कोई नदी निकलती, यानी अरावली। इनके बीच में बहुत खूबसूरती से हरा भरा प्रदेश भरा हुआ, वैदिक काल से जो बहुत हरा भरा था, जिसको हरि धानक्या नाम दिया गया, जिसको रज हरियाणे नाम दिया गया, जिसको हरि का अयन यानी भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली नाम दिया गया, जिसको अहीरों का क्षेत्र नाम दिया गया, और न जाने कितने श्रीकंठ जनपद, ऐसे अनेक नाम से पुकारा गया और लिखित में है ये। तो इस इलाके में हम रहते हैं और ये मान लीजिए कि इंडिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में इसको इसलिए गिना गया क्योंकि कहते हैं स्वयं भगवानों ने भी इसी भूमि पर जन्म लिया और इसलिए इसको देवकृत योनि कहा गया। पुराने टाइम में सरस्वती जब यहाँ बहती थी, जब विजिबिलिटी थी, अब तो सिर्फ चैनल कहीं कहीं दिखते हैं ना, जब सरस्वती यहाँ प्रॉपर तरीके से बहती थी तो सरस्वती को सबसे ज्यादा पवित्र नदी की संज्ञा दी गई। नदी तमा यानी जो सब नदियों की हेड है, सब नदियों की रानी है, वो हमारी सरस्वती थी। वैदिक काल में गंगा की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी और यही कारण है कि ऋग्वेद में गंगा का नाम सिर्फ 1 बार आया, यमुना का नाम 3 बार और सरस्वती का नाम अनेकों बार आया। सिंधु नदी भी इंपॉर्टेंट थी और सिंधु जो पाकिस्तान का इलाका था, आज जो इलाका है वो कभी इंडिया का पंजाब का ही इलाका था, इसलिए उस टाइम में पूरे पंजाब को बहुत ज़्यादा उपजाऊ और बहुत ही बढ़िया इलाके में गिना जाता था। तो हम भी उसी का हिस्सा थे। ये हमारा हरियाणा है और अब हमें हरियाणा अच्छी तरह पता है कि 6 मंडलों में डिवाइडेड है जिनका की फॉर्मूला है घर के एफ। अगर यहाँ देखें तो गुड़गांव मंडल आएगा एक आपका, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आएगा। एक फरीदाबाद मंडल आएगा जिसमें फरीदाबाद आएगा, पलवल आएगा और नीचे की तरफ मेवात आएगा। एक यहाँ आपका रोहतक मंडल आएगा, इसके बाद यहाँ हिसार मंडल आएगा आपका, GHA यहाँ अंबाला मंडल आएगा, GHAR घर, और KF करनाल मंडल यहाँ आ जाएगा आपका और फरीदाबाद मंडल यहाँ आ जाएगा। घर
JKM ये इसके 7 जिले थे और घर KF इसके मंडल हैं, जहाँ पे कि आयुक्त बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं। और ये टोटल 22 जिलों में डिवाइडेड है, जिसमें अंबाला मंडल में टोटल 4 जिले हैं। सबसे ऊपर अगर देखें, अब मैप दिमाग में लेके आओ, पंचकुला है, अंबाला है, यमुनानगर है, उन दोनों के नीचे कुरुक्षेत्र है। ये एक मंडल है 4 जिलों वाला। फिर एक अगला मंडल है कुरुक्षेत्र के 2 पांवों की तरह, इधर ये कैथल और इधर करनाल। उसके बाद फिर कैथल करनाल के पास पानीपत पड़ता है, करनाल के नीचे। इन तीनों को मिलाकर एक मंडल है करनाल मंडल। फिर एक बीच में बहुत बड़ा, बीच में तो क्या इधर पूरी पट्टी कवर करता है, जिसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और जींद आते हैं। फिर रोहतक मंडल सबसे बड़ा, अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 5 जिले। रोहतक अगर बीच में मान लें तो इधर सोनीपत, इधर आपका ये भिवानी, फिर यहाँ चरखी दादरी, यहाँ नीचे की तरफ झज्जर। तो सबसे बड़े जिलों की अगर संख्या की बात करें तो रोहतक, अगर टोटल एरिया की बात करें हिसार, और उसके बाद 3-3 जिलों वाला गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद, पलवल और मेवात। तो इस तरह मिला के 22 जिले हैं जो हमने पढ़ लिए थे। फिर हमने हर एक की डेट भी याद की थी ना, कि अपने 15 अगस्त पे याद करें तो पलवल, पंचकुला, से फरीदाबाद, FJ अगर आ जाएं तो 15 जुलाई को बनेंगे 1997, मतलब फतेहाबाद और झज्जर। सबसे पहले 66 में थे घर JKM, फिर 72 में था सोनीपत और भिवानी, 22 दिसंबर को। फिर 23 जनवरी 1973 को था आपका ये कुरुक्षेत्र। फिर 75 में आज़ादी के 11 दिन बाद यानी 26 अगस्त 75 को सिरसा। फिर 79 में आपका बना था फरीदाबाद, 12वां जिला बना था, और है तो 15 अगस्त 1979 को बना होगा। फिर एक ब्रेक आया था और 10 साल बाद 1989 में KRPY 1 नवंबर को फिर से बने थे। फिर 95 में पंचकुला है तो 15 अगस्त 95 को बना होगा पंचकुला। फिर FJ बनेंगे 1997 में, 97 में। फतेहाबाद और झज्जर आज़ादी से ठीक 1 महीना पहले यानी 15 जुलाई 1997 को। फिर 4-4-5 को आपका बना था ये मेवात या सत्यमेवपुरम, या अब जिसका नाम नुहू है। और इसके बाद बना था 2008 में। अब पलवल है तो फिर से है तो 15 अगस्त 2008 को पलवल। और अब सबसे लास्ट बना है आपका 16 नवंबर। क्लास में फिर इशू ना आए, फिर दिक्कत है, अब ठीक है। चलिए, तो लास्ट कब बना? 16 नवंबर। आज लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, पर अब शायद ठीक है। 16 नवंबर 2016 को अंतिम जिला बना आपका चरखी दादरी। कहते हैं दादुर, दादुर होता है मेंढक। मेंढक की अधिकता के कारण फ्रॉग्स बहुत ज्यादा थे इस एरिया में। यहाँ कोई ऐसी झील थी जिसमें बहुत ज्यादा मेंढक या फ्रॉग्स या दादुर पाए जाते थे। तो दादुर की अधिकता के कारण इस इलाके का नाम ही पड़ गया चरखी दादरी। कहीं कहीं पुराणों में यह भी मेंशन है कि इस इलाके को बसाया था पृथ्वीराज चौहान। पुराणों तो क्या, ऐतिहासिक किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बेटे थे जिनका नाम था बिल्वराज चौहान, तो उन्होंने बसाया था ये चरखी दादरी। जो भी रहा हो, बहुत सारी कहानियां एक जिले के नाम के पीछे, बहुत सारी मान्यताएं जनश्रुति वाली होती हैं। तो अब हम सबको सारे डेज याद हैं, हम सबको सबके महीने याद हैं, हमें सबकी लोकेशन हमारे दिमाग में मैप समेत है। अब हम लोगों ने इसके आगे पढ़ना स्टार्ट किया था कि मंडलों से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे बेसिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने अपने मंडल से शुरुआत की थी। 3 दिन तो ये बिल्कुल बेसिक समझ के लिए जरूरी थे, जिसने वो समझा वही आगे बढ़ पाएगा। सबसे पहले हमने गुड़गांव पढ़ा था। गुड़गांव के 3, गुरुग्राम था जिसका नाम गुरु द्रोणाचार्य के कारण पड़ा था। इसके साथ बिल्कुल लगता हुआ रेवाड़ी था और इसके बिल्कुल साथ लगता महेंद्रगढ़ था, जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा मेन बताया था कि गुड़गांव है तो साइबर सिटी है और फॉर्च्यून 100 में से 93 कंपनीज के दफ्तर हैं यहाँ। स्मार्ट शहर है, DLF का बहुत बड़ा योगदान है, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस का, जो पहले दिल्ली को उभार रहा था। फिर दिल्ली में DDA आ गई, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसको कहा कि आप जो है यहाँ से जाओ, आप दूसरा कहीं डेवलपमेंट करो। तो उन्होंने गुड़गांव की तरफ डेवलपमेंट की तरफ हाथ बढ़ाया और आज गुड़गांव में DLF कितने रेजिडेंशियल इलाके, कितने कॉर्पोरेट ऑफिसेज। और जैसे ही आप गुड़गांव में एंटर करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप इस पे जाते हैं जयपुर की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में DLF का बहुत बड़ा दफ्तर दिखेगा और पूरा एरिया उन लोगों ने छाप रखा है। तो बहुत ही खूबसूरत गुड़गांव को बनाने में गगनचुंबी इमारतें हैं, चाहे वो दफ्तरों की हैं या रिहायशी बिल्डिंग हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा गुड़गांव में मेडिसिटी भी कहलाता है, मेडिसिन की बहुत सुविधाएं हैं यहाँ। गुड़गांव में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, गुड़गांव में मारुति का बहुत बड़ा प्लांट है गुड़गांव में। रेवाड़ी हमने देखा था उभरती औद्योगिक नगरी है यहाँ पर, और रेवाड़ी में एक तो पीतल के बर्तन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, ब्रास सिटी कहलाती है। एक रेवाड़ी में आपका जो ये तिल्ला
जूती है खास किस्म की, ये बनाई जाती हैं। तो इन कुछ खास तरीकों के कारण रेवाड़ी में बहुत बड़ा रेल जंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें डायरेक्शंस में यहाँ से ट्रेन जाती हैं। महेंद्रगढ़ पढ़ा था, खेती में नहीं है आगे ज़्यादा, लेकिन फिर भी सरसों और बाजरे के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, खनन में नंबर 1 है आपका महेंद्रगढ़। और जितने खनिजों के नाम आपको आते हैं तो मैक्सिमम आप टिक मार्क कर सकते हैं महेंद्रगढ़ में। खनिजों का एक टॉपिक हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, क्योंकि खनिज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहाँ, जैसे सल्फर पूछेंगे तो फिर उसका नाम नहीं आएगा, फिर पानीपत का नाम आएगा, तो कुछ अलग से भी पढ़ेंगे। पर हाँ, मोटे स्तर पे कहें तो महेंद्रगढ़ में खनन नंबर 1 है, सरसों और बाजरा नंबर 1। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पिछली क्लास में, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। इसके बाद GH, घर में से GH भी बढ़ा दिया था। इसमें हमने देखा था हिसार था जो बहुत बड़ा था एरिया में, फिर इसी के साथ पहले पड़ता था भिवानी, अब नहीं पड़ता। सिरसा था जो अब एरिया में नंबर 1 है, जींद था, और एक था हमारा फतेहाबाद। इनकी भी खासियत मैंने थोड़ी थोड़ी आपको समझाई थी। हिसार की खासियत क्या है, ऐतिहासिक बहुत इंपॉर्टेंस है हिसार की, और हिसार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही हैं। तो हिसार में आपकी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है जो 1970 से काम कर रही है, 1991 में जिसको चौधरी चरण सिंह नाम मिला। हिसार में हांसी पड़ता है और अग्रोहा पड़ता है। और हिसार तो बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं को जब पढ़ेंगे हरियाणा के इतिहास में तो हिसार का बार बार नाम आया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जिक्र यहाँ आएगा, और अपना जो ये दिल्ली बसाया था ना अनंगपाल तोमर, इनके टाइम से भी जोड़ के हिसार को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ठीक है, सिरसा हमने देखा था एरिया में सबसे बड़ा है आज की डेट में, और सिरसा में जनघनत्व सबसे कम था, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सिरसा में गायों की संख्या सबसे ज्यादा थी, और गेहूं सबसे ज्यादा था, और सब्जियां और फल सबसे ज्यादा थे। तो सिरसा का एरिया 4277 बताया था वर्ग किलोमीटर, क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए हमने अलग से पढ़ लिया। जींद याद करो, पतली सी एक पट्टी थी, जिनकी खासियत बताई थी, सबसे ज्यादा अंदर ही अंदर 7 जिलों को टच करता है। और इसका एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, हरियाणा SP, हरियाणा का SP क्या क्या फेंकता है, KKF। ये 7 जिले हैं, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। ये 2 के ऊपर एक के 2 पैर थे, ये तो ऊपर थी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, उसके 2 पैर थे कैथल और करनाल, यानी ये कैथल और करनाल है, और वो है फतेहाबाद, क्योंकि फरीदाबाद तो नीचे है। ये सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है। और जींद में एक जगह बताई थी आपको, पांडु पिंडारा, है ना, जहाँ पे कि बताया था कि लोग जो हैं अपने पूर्वजों का पिंड दान करते हैं, और 12 साल तक ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे 5 पांडवों ने 12 साल सोमवती अमावस्या कोई आई उसके लिए तपस्या की थी, और उसके बाद पिंड दान करके वो स्वर्ग के रास्ते पे आगे बढ़े थे। तो जींद इंपॉर्टेंस है जींद की। मुर्रा नस्ल की भैंस यहाँ पाई जाती हैं, जिसको कि हम कहते हैं काला सोना है, और मुर्रा नस्ल की भैंस के कारण ही ये जींद मिल्क सिटी भी कहलाता है, हरियाणा की दुग्ध नगरी। हरियाणा का हृदय भी बहुत सारी किताबें जींद को बता देती हैं। तो जींद हार्ट ऑफ हरियाणा है, मुर्रा नस्ल की भैंस के कारण काला सोना यहाँ पे बहुतायत में मिलता है, और ये दुग्ध नगरी भी है। अगला है फतेहाबाद। फतेहाबाद में वन काफी कम है, लेकिन फतेहाबाद में आने वाले दौर में बिजली का बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होगा, क्योंकि फतेहाबाद में जो गोरखपुर है आपका, वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी 4 यूनिट बनेंगी, 700 700 700 करके उनमें किलोवाट जो है उनका प्रोडक्शन होगा। तो एक बहुत बड़ा बिजली का कामकाज हमारे फतेहाबाद में है। ठीक है, चलिए ये 2 हमने पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, आज इससे आगे बढ़ेंगे। GHAR, A मतलब अंबाला। अब ये सब अगर तुम समझ लोगे ना, शुरुआती 5-6 क्लास जिसको समझ में आ गई ना हरियाणा जीके की, उसको आंकड़े बहुत आसान दिखते हैं। जिनको शुरुआत समझ में नहीं आई उनको आंकड़े रटना बहुत मुश्किल दिखता है, क्योंकि एक बेसिक समझ होना, कितने जिले हैं, कहाँ किसकी लोकेशन, कौन किससे टच नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कौन सा टच नहीं है, तो टच है और नहीं में निकालने का तरीका ये, अगर आपको लोकेशन पता है ना तो आप बिना रटे टिक कर दोगे, क्योंकि आपको मैप की समझ होगी। अंबाला पे आते हैं। अंबाला में कौन कौन से आएंगे? सबसे ऊपर अंबाला, अगर नाम से देखें तो वैसे तो ऊपर पंचकुला है, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये 4 आते हैं। अब इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि हमने उनकी की थी, G और H की। अब अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र को थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले अंबाला की ही बात करते हैं। अंबाला आपके राज्य में एक ऐसा शहर है जिसको मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है, कारण यहाँ मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं, और आपके देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान का जितना कुल निर्यात होता है विदेशों में जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक सामान का
अंबाला में बनाया जाता है। तो अंबाला इसका मतलब उद्योगों के अगर नंबर की बात करें तो वो भी यहाँ काफी विकसित अवस्था में है और अंबाला एक एडवांस्ड शहर गिना जाता था। पहले पंचकुला थोड़ी था, अंबाला तो स्टार्टिंग से है। अंबाला तो 66 से, इसका मतलब पंचकुला बाद में बना ना 95 में, तो ये पूरा अंबाला था। तो अंबाला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था क्योंकि पंचकुला तब इसी का हिस्सा था, मिक्सी सिटी कहलाता है। और अंबाला में एक जगह पड़ती है साहा, साहा, यहाँ फूड पार्क है बड़ा, मेगा फूड पार्क। फूड पार्क क्या होता है, बार बार हरियाणा में पढ़ने में आएगा फूड पार्क फूड पार्क, ये क्या होते हैं जान लो। फूड पार्क होता है एक इलाका, मान लीजिए यहाँ ये हिस्सा है, यहाँ खूब खेती होती है। अब किसानों ने यहाँ गेहूं पैदा किया, चावल पैदा किया, बहुत बड़ा एरिया है, चावल गेहूं पैदा किया, इसी के पास एक फूड पार्क डेवलप कर देंगे। इस फूड पार्क में बहुत सारी मशीनें लगा देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ से, कि यहाँ से ना गेहूं गया, अभी हालत क्या है कि गेहूं किसान मंडी में ले जाएगा, फिर उसकी बोली लगेगी, फिर जो उसको लगेगा भाई मेरी सही दाम लगा रहा है मेरी फसल का, वो बेच देगा। फिर वो आदमी उसको लेके, बिचौलिया हो गया वो कहीं कंपनी में जाएगा, फिर वहाँ वो पहुँचा देगा जी इतने गेहूँ इतने के। अब जितना उसने किसान से लिया उससे दुगने तिगुने दाम पे बेचेगा, किसान भी नुकसान में गया और कंपनी को भी नुकसान हुआ, बिचौलिए फायदा उठा गए। तो अब ये कहा कि बिचौलियों का फायदा क्यों ना किसानों को मिले, तो फूड पार्क डेवलप कर देते हैं। जिन इलाकों में बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है गेहूं चावल या कुछ भी रॉ मटेरियल की, उसके आसपास ऐसे फूड पार्क डेवलप कर लिया। यहाँ ढेरों मशीनें लगी हुई हैं। अब यहाँ से गेहूं डायरेक्ट उतरेगा और इनमें ले जाएंगे। उस गेहूं को पीस के मैदा बना ली, मान लीजिए उस मैदा से ये आटा बना लिया, उससे बिस्किट बन गए, ब्रेड बन गई, मैगी बन गई, जितने भी आपने देखे ना, जितने ये देखो कितने सारे स्नैक्स के सामान आते हैं। आप कितनी बार होता है कि भाई रस्क खा रहे हैं या कुछ इस तरह का, कुछ भी जो भी गेहूं से बनता है, आप मार्केट में जाके देखो, नाश्ते का कोई भी सामान आप खरीदते हो तो उसमें कोई ना कोई मैदा या गेहूं का या आटे का यूज होता है। तो वो सब चीजें बिचौलियों के थ्रू क्यों जाएं किसी भी फैक्ट्री तक। यहाँ फैक्ट्रीज लगी हैं, मशीनें लगी हैं, डायरेक्ट गेहूं खरीदा इस फैक्ट्री के इनके मालिक ने और यहीं पे सामान बना दिया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बिस्किट बन गए, यहाँ पे कोई इसी तरह की रस्क बन गई हैं, यहीं पे कोई टॉफीज, क्योंकि इन सब में यूज होता है, ये बन गई हैं, या यहीं पे कोई इस तरह का और भी कुछ खाने पीने का, कोई मट्ठी बनाने का काम करते हैं। तो ये सब आटे का यूज करते हैं ना। ये कितनी सारी कंपनीज, कितने लोगों को यहाँ काम मिलता है। तो इस तरह के फूड पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं हरियाणा में। फूड पार्क तो ढेर हो गए, लेकिन मेगा फूड पार्क 3 बन गए हैं, एक अंबाला साहा वाला और 2 सोनीपत में है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका फायदा ये है कि जो पहले पैसा बिचौलिए खा जाते थे और कंपनी को भी नुकसान होता था और किसानों को भी, और फाइनली कंपनी फिर चीजें महंगी बेचती थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इनके बनने से कंपनी को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा, और जो कंज्यूमर है यानी मैं और आप, हम लोगों को भी फायदा होगा। तो ऐसा साहा में एक बड़ा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क डेवलप किया गया। ठीक है, तो अंबाला की इंपॉर्टेंस है। 2-3 पॉइंट याद रखना, फिर आगे यूनिवर्सिटीज और इन सब में फिर दोबारा से पढ़ेंगे। अंबाला हुआ, इसके बाद क्या है, पंचकुला। अंबाला से काट के ही तो पंचकुला बना, पहले पंचकुला थोड़ी था। कहते हैं यहाँ 5 कूप थे, 5 कूप। कूप कहीं कहीं कुएं लिखा है, लेकिन वैसे कहते हैं कि झरने थे, 5 झरने, छोटे झरने, इस कारण इसका नाम पड़ गया ये पंचकुला। तो 5 कूपों के कारण। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पांडव भी रहे थे। पांडव जब अपने वनवास में नहीं थे, 14 साल के वनवास में चले गए थे, तो यहाँ भी रहे थे। हरियाणा के पलवल में भी पांडवों ने निवास किया था, अज्ञातवास का जो 1 साल निकाला था उस टाइम पर। तो ये जो 5 कूप हैं, इसके कारण पंचकुला बना। और प है तो 15 अगस्त को बना होगा ये, 1995 को। पंचकुला जाना जाता है, बहुत ज्यादा सुंदर है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर मोरनी हिल्स हैं, मोरनी हिल्स। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कालका। ये जो मोरनी हिल्स हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर, बिल्कुल लश ग्रीन इलाका है। और इन्हीं में सबसे ऊंची चोटी पड़ती है जिसका नाम है करोह। ये 15-14 मीटर है। अगर ये नहीं मिलता, ये गलत है क्योंकि, लेकिन किताबों में लिखा है 1467 मीटर, इतनी ऊंचाई है। दोनों मिले तो 1467 के साथ जाना, ना मिले, मान लो मिले 1600, 1800, 2000, 15-14, तो 15-14 के साथ। ये गलत है, आपको ये किसी साइट पे नहीं मिलेगा। आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेज वगैरह को उठा के पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको 1467 वाली ऊंचाई के साथ आंकड़े मिलेंगे। तो पहली प्रायोरिटी पर ये, पर क्योंकि हरियाणा मैंने बताया ऑथेंटिक नहीं है, यहाँ कोई भी कुछ भी लिख देता है, क्योंकि एनसीईआरटी तो कोई किताब छापती नहीं हरियाणा की, नहीं हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कोई ऐसी किताब निकाली। जो कुछ अवेलेबल
अवेलेबल है थोड़ा बहुत मार्केट में, और वो भी लिखा गया है क्योंकि आंकड़े ऐसे सच अवेलेबल है नहीं, ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है, तो कहीं कहीं गड़बड़ियां मिल सकती हैं। दोनों हमें पता हो, दोनों आ गए तो ये 1467 के साथ, नहीं आया 1467 तो 1514 के साथ। ये करोह मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची पहाड़ी है, शिवालिक रीजन है ये, ठीक है, शिवालिक के पैरेलल में जो पहाड़ियां फैली हुई हैं। कालका की बात कर लेते हैं। कालका एक हिल स्टेशन है हरियाणा का, और कालका जो है ना आपका, इसकी खासियत ये है कि आपके यहाँ जो ट्रेन दिल्ली से चलनी स्टार्ट हुई थी, दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, अंबाला तक गई थी, फिर आगे निकली, कालका पे जाके आपकी ट्रेन की जो ब्रॉड गेज है वो रुक जाती है। गेज जानते हैं? गेज होता है दो पटरियों के बीच की चौड़ाई। ये सब बराबर नहीं होती, आपको लगता होगा हर जगह बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां चौड़ाई ज्यादा है ये ब्रॉड गेज है, ब्रॉड मतलब चौड़ा, ब्रॉड गेज है। गेज दो पटरियों के बीच की दूरी। जो थोड़ी सी कम चौड़ी हो गई है इसका नाम है मीटर गेज। 1 मीटर की दूरी होती है क्योंकि इसलिए मीटर गेज। और जो बहुत पतली मैंने बनाई है इसको आप कहते हैं नैरो गेज। नैरो मतलब संकरा, NARROW, नैरो संकरा। तो इंडिया में पहले एक और भी गेज चला करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके पहले चौथी हटाई, अब तीसरी हटाने की तैयारी है। ब्रॉड गेज चलती है मैदानी इलाकों में, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, या अपना दिल्ली है, इस इलाके में। जो ये मीटर गेज है ना, ये चलती हैं ज्यादातर या तो इस तरह का इलाका कि जहां बहुत ज्यादा चौड़ाई बनाना संभव नहीं है, या थोड़ा सा पथरीला इलाका हो या पठारी इलाका हो, तो भी मीटर गेज बिछा दी जाती है। और जो नैरो गेज देख रहे हो, ये ऊंची पहाड़ियों में भारी भरकम ट्रेन चलाना गड़बड़ साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पे सेंटर ऑफ जो ये ग्रेविटेशन है ना, उसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वहां पे छोटे साइज के डब्बे बना के, और बहुत मिनी जो उस पे चलती है ट्रैक पे, आपने देखा होगा हिमालयन रेलवे सारी इसी तरह की हैं। जो अपनी ये नीलगिरी वाली है ना, ये भी इसी तरह की है, नैरो गेज। तो नैरो गेज का मतलब है चौड़ाई बहुत कम होना। ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.67 मीटर, यानी 2 मीटर से कम और 1.5 से ज्यादा। जिसका नाम ही मीटर है, उसके दो पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है ठीक 1 मीटर। और जो नैरो लिखा है ना, बहुत आसान है याद करना, इसको उल्टा कर दो पॉइंट के बाद, तो 0.76 मीटर, 0.76 मीटर। 1.67 मीटर तो ब्रॉड हो गया, सही 1 मीटर तो मीटर गेज हो गया। नैरो गेज क्या है? 0.76 मीटर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्यों पढ़ा रही हूं मैं ये, क्योंकि हमारा कालका वो पहला स्टेशन है जहां ब्रॉड गेज जाके खत्म हो जाती है हरियाणा में। और कालका से ऊपर अगर आपको जाना है, या कालका से अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना है हिमालय की तरफ, तो फिर आपको नैरो गेज वाली ट्रेन मिलेगी। और कालका स्टेशन अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे, मान लीजिए ये ब्रॉड गेज आ रही थी, तो यहाँ पे एक जगह जाके ऐसे दीवार कर दी है, सीमेंटेड, काफी बड़ी सी ऐसे दीवार है, यहाँ पे लास्ट है बस, ये कालका स्टेशन है। इसके बाद जो है आगे गाड़ी नहीं जाएगी। फिर इसके आगे अगर आपको जाना है तो वो छोटी रेल चलती है, जिसका कि कई घंटे का सफर होता है, पहाड़ों में से निकलती है, बहुत कम स्पीड से चलती है, तो उसका नाम है नैरो गेज। तो पूछे हरियाणा में नैरो गेज कहाँ से चलती है, तो आप कहेंगे कालका से स्टार्ट होती है। कहाँ पड़ेगा ये? पंचकुला में। एक कारण है पंचकुला के फेमस होने का, ठीक है। ये जो रेलवे है, जो छोटे वाली रेल है, ये 1905 के आसपास इसके ऊपर काम हुआ था, यानी 100 साल पहले अंग्रेजों के टाइम में इस तरफ काम किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचकुला की दो खासियत मैंने आपको बता दी, मोरनी हिल्स की करोह और कालका जो ये स्टेशन के पास, इसका एक इंपॉर्टेंट साइन है पंचकुला का, ठीक है। इसके अलावा पंचकुला में एक गार्डन है, आपने सुना होगा पिंजौर गार्डन, ये पंचकुला में पड़ता है, पिंजौर गार्डन। इसकी क्या खासियत है? ये बहुत सुंदर है, देखने लायक है, अलग अलग लेवल पे डिवाइडेड है ये गार्डन। जैसे आप एंट्री करेंगे तो ऊंचा सा लगेगा, फिर आगे थोड़ा सा जाएंगे ना, एक पूरा एरिया क्रॉस करके, मैंने कई बार देखा तो बहुत सुंदर है, देखने लायक, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मेरे ख्याल 20-30 रुपए की टिकट है एंट्री की। फिर आप उसको क्रॉस करेंगे तो चारों तरफ बहुत ही सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। मान लीजिए हम यहाँ से एंटर करते हैं कहीं से, तो ये मान लीजिए यहाँ से गेट है, आप यहाँ से घुसेंगे तो चारों तरफ, जैसे ये ट्रैक है, चारों तरफ बहुत सुंदर पेड़ लगे, बहुत ही सुंदर, ऐसे पूरे बाग के बाग हैं। आप चलते रहेंगे तो ये एक जगह जाके फिर खत्म हो गया, और फिर दूसरा इसका वो शुरू हो जाता है, गेट टाइप मान लीजिए छोटा सा, और यहाँ से फिर थोड़ा नीचे उतरता है, जैसे तल है, ऐसे ऐसे फ्लोर टाइप। तो 4 तलों में प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया गया। फिर कहीं पे शीश महल मिलेगा आपको, कहीं रंग महल मिलेगा, कभी पढ़ाऊंगी इसको भी डिटेल जब इतिहास पढ़ेंगे, आज सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। तो ये जो पिंजौर गार्डन है, ये बहुत सुंदर बनाया गया। और क्यों बनाया गया? एक आदमी था फिदाई खान कोका, फिदाई खान
कोका, ये फॉस्टर ब्रदर है। फॉस्टर मतलब होता है, फॉस्टर का मतलब होता है कोई ऐसा भाई बहन जो आपका रियल ना हो, आपके माँ बाप से जन्मा ना हो, लेकिन आपके माँ बाप ने उसकी परवरिश की हो, तो वो आपके साथ रहेगा, आपके साथ पलेगा बढ़ेगा, तो उसे कहेंगे फॉस्टर ब्रदर या फॉस्टर सिस्टर। यानी माँ बाप ने किसी बच्चे को अपने बच्चों के साथ अगर पलने दिया, उनके साथ रखा, तो वो फॉस्टर ब्रदर कहलाता है। तो ऐसे ही कभी जो हमारा औरंगजेब था ना, हमने पढ़ा हुआ था, औरंगजेब कौन था? ये अंतिम बड़ा मुगल बादशाह था। भाजसा में जो औरंगजेब है, जिसको जिंदा पीर भी कहते हैं, जो कट्टर मुसलमान था, शरीयत के नियमों के आधार पे जिसने राज किया और लंबा टिका, 1707 तक इसने राज किया। और जब तक इसने राज किया तब तक किसी बहुत बड़े विदेशी की या किसी विदेशी कंपनी की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत में राज करने की मन में सोच भी लें। इसके मरने के 50 साल बाद प्लासी का युद्ध हुआ था और फिर लाइन से हम लोग धीरे धीरे करके गुलामी के रास्ते पर आ गए थे। 1707 में मरे थे औरंगजेब। औरंगजेब उससे पहले एक बहुत बड़ा नाम था और लंबे टिके, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने राज किया। 1658 से ये राज कर रहे थे। तो सोचो 5 साल पीएम रह जाए, 10 साल तो हमें लगता है बहुत ज्यादा है। ये देखो जरा कितना लंबा राज चला इनका। जब तक जिंदा रहे तो मुगल बादशाह बने रहे, कुर्सी पे बैठे रहे दिल्ली में, ठीक है। तो औरंगजेब कभी कभी अपना लाहौर भी जाते थे। तब लाहौर इसी का तो इलाका था, पूरे बादशाह का मतलब था पाकिस्तान अफगानिस्तान तक की भी सीमा को टच करते थे। ये पूरा भारत इनका और नेपाल इनका और ये पूरा इलाका इनका था। तो जब ये कभी कभी दिल्ली से लाहौर के रास्ते पर जाते थे औरंगजेब, तो बीच में इतना बड़ा, दिल्ली से घोड़ों पे निकलते थे और जाना है इनको बहुत ऊपर जाके लाहौर की तरफ। भाई दिल्ली से निकल के पंजाब होते हुए तो लाहौर जाएंगे, तो रास्ते में दिल्ली से निकले हैं तो हरियाणा में ये पूरा सोचो एक दिन में कवर करें तो कितना लंबा हो जाए। मान लो 2 दिन लग गए, तो रास्ते में कहीं रुकने की जगह चाहिए ना, जहां राजा को थोड़ा अच्छा फील हो, रिक्रिएशन का कोई माध्यम हो और उसको मन करे 2-4 दिन वहां रुकने का। तो यहीं पे रास्ते में जब ये आता था पिंजौर, तो पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता। दिल्ली से उस टाइम सोचो रोड पे से निकलते, तब तो रोड इतने पक्के नहीं थे लेकिन फिर भी थे, क्योंकि शेरशाह सूरी के टाइम जीटी रोड बन चुका था। तो यहाँ से ऐसा नहीं था जैसा आज तारकुल का है, पर रोड था, तो इस पे सराय वगैरह भी हुआ करती थी। यहाँ से वो बीच में जब काफी घंटों का सफर बीत जाता तो थकान तो होती ही है, तो बीच में रुकते थे और उनको बीच में रुक के अच्छा एहसास हो, इसके लिए फिदाई खान कोका ने पंचकुला में उस टाइम पर एक गार्डन बनवाया, जिसको कि बहुत लोग मुगल गार्डन भी कहते हैं क्योंकि मुगलों की शैली में है वो, और बहुत लोग उसको कह देते हैं पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन उसी का नाम है। पंचकुला गार्डन भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये पिंजौर गार्डन बन गया और पिंजौर गार्डन बहुत सुंदर है। आज भी अगर आप जाएंगे ना तो यहाँ बिल्कुल नेचुरल तरीके से आम आज भी एज इट इज लगते हैं, वो तोड़ने अलाउ नहीं होते। इनफैक्ट यहाँ पे मैंगो मेला भी लगता है हर साल जुलाई में। और अगर आप सर्दियों में जाएंगे तो आपको चीकू पके हुए मिलेंगे, फल बिल्कुल एज इट इज जैसे प्राकृतिक अवस्था में है ना, वो आज भी चल रहे हैं। लेकिन वो फिर किसी को ठेकेदारी पे दे देते हैं और वहाँ पे हर एक पेड़ के आसपास 3-4 पेड़ों के आसपास आपको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, वहीं के वहीं खरीद और बेच सकते हैं। वो बेचते रहते हैं बैठ के फल, तो आप वहीं खरीद सकते हैं। पर आज भी वहां जाने के बाद एक अच्छा एहसास होता है और ऐसा फील होता है कि राजा जब यहाँ रुकता होगा तो सच में उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी, क्योंकि वो सुबह सुबह जब इस बाग में पूरे में घूमता होगा, हरी बिल्कुल हरा भरा बहुत सुंदर ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, तब से एज इट इज है वो बाग। फिर बीच में इसमें गड़बड़ियां हुई, जैसे अटैक्स हुए तो इसको तोड़ डाला, बहुत सारे लोगों ने इसको नुकसान पहुंचाया। फाइनली पटियाला के एक राजा ने इसको खरीदा और उन्होंने इसकी जो चीजें टूट फूट हो गई थी ना, उस पर दोबारा से काम किया। तो ये है आपका पंचकुला का पिंजौर गार्डन, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। हम पंचकुला पढ़ रहे हैं, तो पंचकुला का देखो छोटा सा एरिया है पंचकुला का, लेकिन कितनी सारी खासियत है। अंबाला हुआ, पंचकुला हुआ, इसके बाद और क्या आता है इसमें? तीसरा यमुनानगर। यमुनानगर नाम में ही छिपा है कि यहाँ से एक नदी की एंट्री है, तभी इसका नाम यमुनानगर पड़ा। यमुनानगर कब बना? कृपा हुई थी 1989 में। उससे पहले ये अंबाला का पार्ट था, यानी पंचकुला, अंबाला और जो यमुनानगर है ना, ये पूरा एक था पहले, बाद में तो कटे हैं ये। तो यमुनानगर जिसको आज आप कहते हैं, यमुना की एंट्री आपके हरियाणा में यहीं से होती है। और यहाँ आदि बद्री नाम की एक जगह है, यहाँ पर यमुना आपके हरियाणा में एंटर करती है, ऊंचाई से निकल के आती है यमुनोत्री से, वहां से निकल के आके फिर हरियाणा में एंटर करती है। और जैसे ही यमुनानगर में वो आती है, मान लीजिए यमुना नदी
आई है यमुनानगर में, आई एंट्री की। एंट्री के बाद थोड़ा आगे चलते ही यहाँ पे हमने इसके नदी के पानी के बंटवारे के लिए, भाई अब इस नदी का पानी हम यूज करें या यूपी, क्योंकि ये तो बीच में बहेगी, तो उसका पानी यूज करने में हम सोचेंगे हम यूज कर लें और यूपी सोचेगा मुझे मिलना चाहिए। फिर दिल्ली आगे जो प्यासी बैठी है वो सोच रही है भाई मेरे पास पानी कब आएगा, क्योंकि जाएगी तो ये दिल्ली में ना। तो इसीलिए चिकचिकबाजी ना हो, कलेश ना हो, आपस में लड़ाई ना हो, हमने यमुना के बंटवारे का बहुत अच्छा काम किया। हमने क्या किया, यमुना नदी जैसे ही एंटर हुई यमुनानगर में, यहाँ एक बैराज बना दिया। बैराज एक बांध का छोटा रूप होता है और बैराज में बिजली ऐसा सच बहुत नहीं बनती, लेकिन पानी के बंटवारे के लिए फिर नहरों की आगे शाखा निकालना काफी आसान पड़ता है। तो यहाँ पे यमुनानगर में ही इस नदी की एंट्री के थोड़ा सा आगे बस मुड़ते ही एकदम से आपको यहाँ हथनी कुंड बैराज मिल जाएगा। हथनी कुंड बैराज, इस बैराज पे आप कभी जाएंगे, ये देखा है मैंने, बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाके, क्योंकि इतना बड़ी मात्रा में पानी दिखता है और आप बहुत लोग जाते हैं यहाँ आसपास। इसके आसपास फिर कलेसर नेशनल पार्क भी अपोजिट साइड में, तो यहाँ से पानी का ना डिवीजन कर देते हैं। एक हरियाणा की तरफ मुड़ते मुड़ते आ गया, जिसमें से फिर हमने पश्चिमी यमुना नहर और इस तरह से पूरे हरियाणा की सिंचाई के लिए शाखाएं बना दी, ताकि हमारे हरियाणा की भूमि को हर टाइम पानी मिलता रहे 24 घंटे। नहीं तो बारिश के ऊपर तो हम बैठे ही रह जाएंगे ना। मिट्टी बेशक उपजाऊ है, लेकिन जमीन पानी की डिमांड करती है, टाइम टू टाइम पानी चाहिए ना। तो अगर आप बारिश के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर कहां से हम कहेंगे कि हम धान का कटोरा हैं, या हम कहां से कहेंगे कि हम देश का 12% गेहूं पैदा करते हैं। उन सब के लिए लगातार पानी की सप्लाई चाहिए, जब जरूरत हो तब सप्लाई आ जाए। इसीलिए हमने यमुना के पानी को, जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक हमारी तरफ आ गई जिसमें से हमने बना दी पश्चिमी यमुना नहर, जो पूरे हरियाणा का मेन, इस हरियाणा का यमुना नहर कहीं ना कहीं पेट भरने का सबसे बड़ा कारण है। फिर इसकी शाखाएं और उप शाखाएं बांटते चले गए हम, कई बड़ी बड़ी इसमें डिवाइड करके। और ये लगा लो पूरी पट्टी हरियाणा की जो मेन पट्टी है, ये बीच का सारा हरियाणा, यहाँ का पेट भरने का एक बहुत बड़ा कारण पश्चिमी यमुना नहर करती है। इसका पानी हम सारा यूज नहीं करते, 47% हिस्सा हम यूज करते हैं, फिर आगे चला जाता। पहले हम 70% करते थे, लेकिन दिल्ली और हमारे बीच में एक समझौता हुआ 90 के बाद, और फिर हमने ये देखा कि भैया हमारे पास तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, भाखड़ा नांगल से भी हमें पानी मिल जाता है, क्योंकि वो भी निकलती है ना। और फिर हमारी जो नदियां ये भी ठीक ठाक सी हैं, फिर बारिश भी ठीक ठाक होती है। दिल्ली चारों तरफ से सूखी पड़ी है, क्यों? दिल्ली में कोई ऐसा है ही नहीं। अगर नदी भी हम यूज कर लेंगे सारा पानी, तो दिल्ली प्यासी मर सकती है। और आबादी हमसे बहुत ज्यादा, हमारी आबादी तो उनके सामने भाई 2,53,51,462 ही तो आदमी है। दिल्ली में तो करोड़ों आदमी है, हमसे कई हजार गुना, मतलब बहुत बड़ी आबादी। तो इसलिए फिर दिल्ली और हमारे बीच में एक समझौता हुआ। ये आपसी समझ की बात होती है, नदी पे लड़ना नहीं चाहिए भाई, देख लेना चाहिए किसकी जरूरत कैसे पूरी होती है। तो आज की डेट में जो यमुना है, इसका यूज करके हम पानी का फिर बहुत सारा पानी बच जाता है। उस पानी को फिर वापस ये चले जाके और मिल जाती है जो यमुना नहर है, इसका पानी जाके जो बच गया और फिर अपना उसमें वापस यमुना में, और फिर ये दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। फिर दिल्ली में भी ओखला बैराज है, ओखला दिल्ली में पड़ता है, जहां से फिर नहर निकाली गई है। तो आप ये मानो कि इस नदी का पानी हमने खूब यूज कर लिया हरियाणा में, फिर दिल्ली में चला गया, फिर दिल्ली में पानी को रिफाइन कर लिया, फिर उन्होंने पीने में यूज कर लिया, फिर आगे जाके ये मुड़ जाती है इसके अलीगढ़ के आसपास, फिर ये यमुना में चली जाएगी। तो इतना ज्यादा पानी है कि सबका पेट भर सकता है अगर हम समझदारी से काम करें तो, ठीक है। तो यमुना नगर में ही जाके इसका बंटवारा हुआ था। पश्चिमी यमुना नहर हमारी तरफ आ गई और पूर्वी यमुना नहर यूपी की तरफ निकल गई, फिर वो उनकी तरफ पानी यूज करते हैं, हम इस तरफ। अगर आप कभी हथनी कुंड बैराज पे जाएंगे ना, तो आप देखना पानी इधर मुड़ रहा है बहुत सारा उधर, और जो यमुना जिसको आप नदी कहते हो ना, उसमें आपको पानी बहुत कम दिखेगा। मैं जब गई थी मुझे ध्यान है पत्थर ही पत्थर थे, पानी तो कहीं कहीं दिख रहा था, बहुत कम। लेकिन फिर जैसे ही आगे आएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ती दिखेगी। क्यों? क्योंकि फिर रास्ते भर में जहां जहां आप ये देखिए कि एक शहर है, भाई बारिश हुई या इस तरह के नाले हैं जो भी है, उन सब का पानी बढ़ते 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 फाइनली जाके आप देखो दिल्ली के आसपास जब दिखते हैं तो लगता है कि हाँ एक नदी बह रही है, ठीक है। पोल्यूशन कर करके हमने खराब कर दी, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी यमुना बहुत लोगों के ऊपर एक ये मान लो प्रकृति का योगदान है। चलिए, तो यमुना नदी यमुनानगर में, इसके अलावा यमुनानगर में एक जगह पड़ती है छछरौली।
यहाँ हरियाणा की सबसे ज्यादा बारिश होती है, हरियाणा की सबसे ज्यादा बारिश, इसलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी लिख देते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी। चेरापूंजी आप जानते हैं इंडिया में क्या, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में। और हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं छछरौली को, यमुनानगर में पड़ता है क्योंकि यहाँ भी बाकी हरियाणा के मुकाबले बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, यमुनानगर में कई सारी चीजें हैं घूमने की, कालेश्वर मठ है यहाँ, कालेश्वर महादेव मठ है, पौंटा साहिब गुरुद्वारा यहाँ पर है, और चिट्टा मंदिर यहाँ है, हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर यहाँ है, कई सारे इस तरह के स्पॉट्स हैं। इसके बाद चौथा हमने पढ़ा था कुरुक्षेत्र, इस पट्टी में। कुरुक्षेत्र तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में धर्म नगरी है, और इतिहास में न जाने कितनी कहानियां, कितने किस्से हैं जो कुरुक्षेत्र से ही संबंधित हैं। यहाँ कहते हैं 360 धार्मिक स्थल हैं, 360 जिनकी मान्यता है। जैसे यहीं पे आपको मिलेगा जहाँ पे गीता का पाठ, गीता का संदेश दिया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, तो यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की चीजें मिल जाएंगी आपको। महादेव मंदिर मिल जाएगा आपको, और ये अपना गीता के श्लोक जहाँ लिखे हैं, बिरला मंदिर मिल जाएगा, वाल्मीकि आश्रम यहाँ पर है, ज्योतिसर सरोवर यहाँ पर है, थानेसर वाला इलाका कुरुक्षेत्र में है, तो कितनी सारी चीजें हैं वहाँ। ब्रह्मसर पूरा तो एरिया है, अगर आप कभी जाएंगे ना तो पूरा एक सर्किट डेवलप कर दिया है इसी के आसपास। 48 कोस पे जो जो पौराणिक ऐतिहासिक कोई इस तरह की जगह है, उन सबके डेवलपमेंट के लिए हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है। तो कुरुक्षेत्र को इसका सेंटर मान लिया गया, धर्म नगरी है। जितनी आपने बहुत फेमस कहानियां सुनी है, चाहे वो भद्रकाली की सती के रूप में सुनी हो, महाकाली की, या फिर आपने इस तरह की सारी चीजें जो सुनी है ना भाई, भगवानों से जुड़ी, पुराणों से जुड़ी, महाभारत से जुड़ी, वो सब इसी नगरी के आसपास है। ये धर्म नगरी है, पावन धरती का एरिया है ये धर्म नगरी। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र, ये हमारी तीसरी पट्टी पूरी हो गई। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पट्टी स्टार्ट की थी ना हमने पढ़नी, देखो ये, तो ये तीसरी पट्टी पूरी हुई अंबाला की। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, थोड़ा थोड़ा समझने जरूरी है, फिर उसके बाद डिटेल बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब इन सब के बारे में आपको 2-2, 4-4 बातें पता होनी चाहिए। कोई पूछे सिरसा के बारे में तो आप तुरंत से कहोगे सबसे बड़ा एरिया, 4277 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया, गायों की संख्या में नंबर 1, गेहूं में नंबर 1, फल और सब्जी में नंबर 1 है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कोई आपसे पूछ ले कि अंबाला की खासियत क्या है, तो आप कहोगे मिक्सी सिटी है। अंबाला काफी बड़ा एरिया हुआ करता था, इसी से काटकर पंचकुला बना और इसी से काटकर यमुनानगर बना। अंबाला में आज भी एयरफोर्स स्टेशन फेमस है। अंबाला की सीट रिजर्व्ड है एससी शेड्यूल कास्ट के लिए, एमपी की लोकसभा की सीट। कोई पूछे रेवाड़ी की खासियत, तो उभरती औद्योगिक नगरी यहीं पर है, धारू, हेड़ा, बावल, कोसली इसी के तो इलाके हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रेन चलती हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अब हर एक को आनी चाहिए। अगला मंडल स्टार्ट होता है हमारा रोहतक मंडल, जैसा नाम है उसी के अनुसार इसको पढ़ लेते हैं। कितने जिले हैं इसमें सबसे ज्यादा, कितने जिले हैं इसमें? 5 जिले, पंचकुला और एक क्या था इसमें, कुरुक्षेत्र। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद रोहतक की बात करें तो रोहतक मंडल में सबसे पहले तो रोहतक खुद है। रोहतक के इधर जाओगे तो सोनीपत, उधर जाओगे तो भिवानी, भिवानी से काट के अलग किया चरखी दादरी, और उसके नीचे अगर देखोगे तो झज्जर है। अब इन 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले बात करें रोहतक की। रोहतक पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत आगे है, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके पूरे हरियाणा में 2 को एजुकेशन हब और एजुकेशन सिटी अब जो डेवलप हो रही है राजीव गांधी, वो हरियाणा के सोनीपत में। लेकिन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा नाम IIM, अगर आपसे पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो आप नाम लेंगे रोहतक का। बहुत बड़ी अचीवमेंट है IIM का बनना। IIT और IIM ये मान लीजिए, जो एक बार किसी का सिलेक्शन हो गया तो फिर वहाँ करोड़ों रुपए के पैकेजेस होते हैं लायकियत के अनुसार, लेकिन वहाँ एडमिशन कोई मजाक नहीं होता। चलिए, रोहतक का मंडल हम पढ़ रहे हैं और रोहतक में 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले रोहतक की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर IIM है, तो एजुकेशन में बहुत बड़ा काम है रोहतक में। MDU भी तो यहीं पड़ता है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो 1976 में बनी थी। 75 में अधिनियम आया, 76 में बनी। आपका हरियाणा जब बना ना, इससे 10 साल पहले आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी 1956 में। खुद आपके देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नींव रखने के लिए, ईंट रखने के लिए आए थे। तो देश का राष्ट्रपति आपके KU की ईंट रख के गया था 1956 में, हमारे हरियाणा बनने से भी 10 साल पहले। और हरियाणा बनने के 10 साल बाद आपकी MDU बनी थी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। तो 10 साल पहले KU, 10 साल बाद MDU।
66 के 10 साल हेर फेर याद रखना, ठीक है। तो MDU यहाँ पर है रोहतक में। रोहतक में एक बहुत बड़ा मार्केट है शौरी बाजार, शौरी मार्केट, ये बहुत बार पेपर में आ चुका। ये क्यों फेमस है? ये एशिया का एक बहुत बड़ा कपड़ा मार्केट है ये, और पेपर में खुद उन लोगों ने एक बार पूछ लिया कि एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट कौन सा है, तो आंसर यही देना था जो उन्होंने आंसर की में दिया। और फिर पूछ लिया एशिया का दूसरा बड़ा कपड़ा मार्केट, तो उनका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि कोई एक किताब में ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। लेकिन अगर रोहतक के कपड़ा मार्केट की बात करेंगे तो शौरी मार्केट आपको याद रखना है, ठीक है। ये रोहतक की इंपॉर्टेंस राजनीतिक राजधानी है, राजनीतिक राजधानी, इसका मतलब पॉलिटिकली यहाँ पे एक्टिव ज्यादा हैं राजनीतिक पार्टियां, तो राजनीतिक राजधानी है आपकी रोहतक। रोहतक को कुछ किताबें हार्ट ऑफ हरियाणा भी कह देती हैं क्योंकि बीच में स्थित है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझोगे तो हार्ट ऑफ हरियाणा के साथ जींद को पहली प्रायोरिटी पर जाना। हार्ट ऑफ हरियाणा अगर बिल्कुल मैप के बीच में देखो तो आपको रोहतक दिखेगा, लेकिन अगर वैसे देखा जाएगा लिखित ज्यादा में तो जींद के साथ पहली प्रायोरिटी। इसके अलावा राजनीतिक राजधानी है महम में, जो अभी पीछे बड़ा न्यूज में रहा था, ये जो सपना चौधरी के किस्से में तो बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था। महम में चौबीसी चबूतरा है, चौबीसी चबूतरा। यहाँ कहते हैं पुराने टाइम में 24 गांवों की पंचायत लगा करती थी, तो इससे इसकी सामाजिक इंपॉर्टेंस आपकी समझ में आ गई होगी। और आज भी राजनीति में जब कोई बड़ा चेहरा उभरता है या उभरने की कोशिश करता है तो कहते हैं वो महम के चौबीसी चबूतरे पे जाके आशीर्वाद जरूर लेता है कि यहाँ से अगर आशीर्वाद मिल गया तो फिर जीत निश्चित मान लो। तो राजनीतिक इंपॉर्टेंस है रोहतक की बहुत ज्यादा इन कारणों से। इसके अलावा सुपवा, अगर तुमने नाम सुना हो, सुपवा ये क्या है? सुपवा है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सुपवा स्टेट के लेवल पे कई सारी छोटी मोटी सी, आपने हो सकता है ना भी सुनी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं। जैसे MDU और KU तो सबने सुनी है, लेकिन सुपवा स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये किस चीज पे काम करती है? परफॉर्मिंग आर्ट्स पे और विजुअल आर्ट्स पे। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सुपवा? क्योंकि सुपवा आपके हरियाणा की फर्स्ट सोलर यूनिवर्सिटी है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, पूछ लेंगे हरियाणा की पहली सौर यूनिवर्सिटी कहाँ है और क्या नाम है, तो रोहतक में है, उसका नाम है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मेंस होता है डांस वगैरह, और विजुअल आर्ट्स आप जानते ही हैं जो दिखाई देता है, तो इसके लिए सुपवा यूनिवर्सिटी आपके रोहतक में है। IIM मैंने रोहतक में बताया, महम बता दिया आपको, चौबीसी चबूतरा राजनीतिक राजधानी, हार्ट ऑफ हरियाणा। लेकिन अगर दोनों आ गए जींद और ये, तो जींद के साथ पहली प्रायोरिटी से जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतक में तो एक समझ में आया रोहतक में। अब रोहतक के साइड में क्या था? रोहतक के राइट साइड में तो सोनीपत था। सोनीपत की खासियत, सोनीपत की खासियत क्या है? इसका नाम पहले स्वर्णप्रस्थ था, स्वर्णप्रस्थ। इसी को शोणप्रस्थ भी लिखा हुआ है एक आधी किताब में, पुराने ऐतिहासिक नाम थे इसके। सोनीपत कहते हैं श्रवण कुमार भी यहाँ आके बदल गया था व्यवहार में, तो बहुत लोग, बहुत तरह की जनश्रुति कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। सोनीपत मेनली जाना जाता है, एक तो एटलस कंपनी ने यहाँ बहुत बड़ा कारखाना लगाया, फैक्ट्री लगाई साइकिल बनाने की कंपनी, और पूरे वर्ल्ड में एटलस एक दौर था जब थर्ड बड़ी कंपनी थी, और ये अकेली कंपनी थी दुनिया की जिसने अपनी साइकिल बनाने की टेक्निक को बेच के पैसा कमाया था। आज से काफी साल पहले सोचो, तब तकनीक बेचकर पैसा कमाना कितनी बड़ी एक अचीवमेंट थी। तो सोनीपत एक जाना माना शहर था इस एटलस कंपनी के कारण, लेकिन अब ये कई सालों से बंद पड़ी है। अब एटलस नाम की कोई कंपनी यहाँ एग्जिस्टेंस में नहीं है, बहुत थोड़ा काम होता है नाम मात्र का। अब इसकी सारी यूनिट्स को शिफ्ट कर दिया गया है, एक कारण था इसके फेमस होने का। दूसरा कारण अब बन गया, जो दूसरा कारण अब प्रेजेंट में है, यहाँ बन रहा है बहुत बड़ा एक एजुकेशनल कैंपस डेवलप कर रहा है, बहुत ही बड़ा। इनफैक्ट कैंपस छोटा शब्द है, एजुकेशन सिटी सही शब्द है। एजुकेशन सिटी यहाँ पे अभी अंडर डेवलपमेंट है, कुछ चीजें चल भी पड़ी हैं, कई यूनिवर्सिटीज काम भी कर रही हैं, जैसे SRM यूनिवर्सिटी काम कर रही है, अशोक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और हजारों हजारों बच्चे लेके बैठी हैं। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहीं बन रही है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, ECR एजुकेशन सिटी, राजीव गांधी, इसके आगे नाम लिख लेंगे राजीव गांधी।
तो ये बहुत ही बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है। इसमें 5000 एकड़ का एरिया कह रहे हैं कवर करेंगे, और कहीं कहीं लिखा है कि 7000 एकड़ का प्लान है। तो ये सोचो इतने एकड़ जमीन पर तो कितना बड़ा कैंपस डेवलप करेंगे। तो बहुत सारी तरह के यहाँ कोर्सेज होंगे, और दिल्ली का जो IIT है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में, उसने अपना एक कैंपस यहाँ डेवलप करने का प्लान किया है। तो IIT कैंपस भी आएगा यहाँ पर, और एक IIIT कैंपस भी सोनीपत में ही आएगा। किल्होड़त गांव पड़ता है सोनीपत में ही, यहाँ IIIT वो IIIT है। IIT कैंपस आएगा आपके राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शिक्षा के नाम पे, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको शिक्षा का हब भी कह रहे हैं। आप इसको अगर सर्च करेंगे तो पहले एजुकेशन का हब रोहतक निकलता था, लेकिन अगर अब आप सर्च करेंगे एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा तो उसमें निकल के आएगा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, क्योंकि बहुत सारे तरह के कोर्सेज होंगे यहाँ पे आर्ट के ऊपर भी काम है, साइंस के ऊपर भी, मैथ्स के ऊपर भी, और पता नहीं कितनी तरह की विधाएं पढ़ाई लिखाई की हैं जो यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं। प्राइवेट ढेरों यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आ गई हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU, जिसका की हेड भी आपके हाई कोर्ट का जज होता है, चीफ जस्टिस जो होता है ना हाई कोर्ट का, यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो मुखिया होगा वो NLU का कुलपति होगा। तो वो भी खुलने जा रही है हरियाणा के सोनीपत में। इसके अलावा सोनीपत में एक इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट जो पूरे उत्तर भारत में भी पहली चीज गिनी गई थी, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, लड़कियों के लिए है ना BPS, तो भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है, जो कि कायदे से देखें तो शुरुआत तो 1936 में भक्त फूल सिंह के टाइम पे हो गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी जाके बना है 2006 में। बड़ा कैंपस है जहाँ सारी सुविधाएं हैं, और यहीं पे तो मानुषी छिल्लर थी जो बाद में मिस वर्ल्ड बनी, MBBS वो यहीं से तो कर रही थी। तो BPS एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हरियाणा के सोनीपत से जुड़ी। तो ये ध्यान रखना, कुछ चीजें मैं सारा कुछ नहीं बताई, मेन बता रही हूँ कि हरियाणा अगर आता है सोनीपत तो एटलस याद करना, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी याद करना, और इसमें ये BPS याद कर लेना, ये मेन में है। ठीक है, सोनीपत हो गया, रोहतक सोनीपत। उधर जाएं तो तीसरा क्या था, भिवानी। भिवानी जो कभी एरिया में नंबर 1 था, अब नहीं है क्योंकि चरखी दादरी टूट गया। भिवानी की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ ना हरियाणा में मंदिर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। अगर पूछे मंदिर कहाँ है, नंबर ऑफ टेम्पल्स, तो वो आपके भिवानी में है, और इसी कारण इसको भिवानी को हरियाणा की काशी भी कह दिया जाता है। हरियाणा की काशी, मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी कहलाता है। ठीक है, भिवानी का एरिया बहुत बड़ा था, अब तो नहीं रहा। यहाँ सीमेंट फैक्ट्री थी जो कि अब चरखी दादरी में ट्रांसफर हो गई। तो कई सारी चीजें हैं जो कि पहले इसके नाम पे थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ के कई सारी चीजें चरखी दादरी में गिनी जाती हैं। इसके अलावा भिवानी में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर कहेंगे तो TITS, आगे बताती रहूंगी बहुत सारी चीजें, तो बस मेन बता रही हूँ। ये मुझे कह भी रहे हैं क्लास का टाइम हो गया, चलिए कोई नहीं। भिवानी है, एक चरखी दादरी है। चरखी दादरी जो अभी अस्तित्व में आया है, मैंने इसका कारण बताया, दादुर की अधिकता, दादुर मतलब होता है मेंढक, मेंढक की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा। कहीं कहीं लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान के बेटे बिल्वराज चौहान ने इसको बसाया था। तो बिल्वराज पृथ्वीराज का बेटा था, उसने ये शहर पुराने टाइम में बसाया, जिला अब जाके हमने अलग मान लिया। ठीक है, चरखी दादरी में एक गांव पड़ता है इमलौटा, यहाँ का हनुमान मंदिर बहुत फेमस है, कहते हैं हनुमान मंदिर इमलौटा का, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है चरखी दादरी का। सीमेंट फैक्ट्री जो पहले भिवानी में थी ना, वो आज अगर कहीं बंद पड़ी है, वो उसको बाद में 1981 में सॉरी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, CCI ने अधिग्रहण कर लिया। अब वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर पूछ लो तो वो आज दादरी में गिनी जाती है। ये 4 हो गए। 5वां जो नीचे था क्या था, वो झज्जर। झज्जर की क्या इंपॉर्टेंस है, झज्जर में पड़ता है आपका बहादुरगढ़, जो मेन शहर लगेंगे, बहादुरगढ़ इसमें पड़ेगा, बेरी इसमें पड़ेगा, और झज्जर तो है ही। तो बहादुरगढ़ को अगर देखें तो दिल्ली और बहादुरगढ़ में डिफरेंस थोड़ी है। बहादुरगढ़ दिल्ली से बिल्कुल टच है, 2 किलोमीटर का रोड है जो दिल्ली का एंड और बहादुरगढ़ की स्टार्टिंग है, बस 2 किलोमीटर का रोड। तो दिल्ली और बहादुरगढ़ तो एक जैसे ही मान लो, पता भी नहीं चलेगा आपको कि हम हरियाणा में एंटर हो गए। इसीलिए बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा गया। हरियाणा में आने का एक बढ़िया साधन, गेटवे ऑफ हरियाणा। किसी को दिल्ली से अगर यहाँ आना है तो एक बहुत बढ़िया रास्ता है, और रास्ते का मतलब है
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, आने जाने का रास्ता नहीं। तो गेटवे ऑफ हरियाणा क्या है, दिल्ली से अगर देखें तो जैसे सोनीपत है तो थोड़ा सा तो डिस्टेंस है ना भाई, कुछ किलोमीटर तो पड़ते हैं, लेकिन दिल्ली से हरियाणा का बहादुरगढ़ बिल्कुल टच है, 2 किलोमीटर का स्ट्रेच क्या होता है, तो गेटवे ऑफ हरियाणा है। और बहादुरगढ़ भी लगातार उभरता जा रहा है, लगातार बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो बहादुरगढ़ और दिल्ली को जो रोड जोड़ता है उस रोड पे ढेरों फैक्ट्रीज दिखेंगी आपको, ढेरों फैक्ट्रीज, लगातार उभरता जा रहा है बहादुरगढ़। और आने वाले दौर में वो पूरा एरिया कवर होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के थ्रू। रिलायंस ने वहां काम कर लिया, रिलैक्सो जो चप्पल बनाने के कारखाने खोलते थे, इनका बहुत बड़ा, और भी ढेरों प्रोजेक्ट्स हैं वहां। तो बहादुरगढ़ की इंपॉर्टेंस मैंने तुम्हें बता दी। इसके अलावा हमने पढ़ा बेरी। बेरी से आपके जो सबसे पहले सीएम थे ना, हरियाणा का पहला सीएम कौन था, जो पहला सीएम था, पंडित बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा आपके पहले सीएम थे। और आपका पहला राज्यपाल था धर्मवीर। तो जो पहले सीएम थे ना वो बेरी के थे। बेरी कहाँ पड़ेगा, झज्जर। झज्जर में एक बहुत बड़ा पशुओं का मेला भी लगता है, लेकिन आज तक इसको मान्यता नहीं मिली। पशुओं का मेला लगता है, आज तक इसको सरकार से मान्यता नहीं मिली। अब पिछले से पिछले साल भी लगातार ये मुहिम चल रही है कि इस पशुओं के मेले को स्टेट लेवल पे मान्यता दिलवा दो, क्योंकि बिहार में सोनपुर में कितना बड़ा पशुओं का मेला लगता है, पूरी दुनिया में फेमस है, वो पूरे वर्ल्ड में है कि सोनपुर में बिहार में मेला लगता है पशुओं का। ऐसे ही राजस्थान में पशुओं का बड़ा मेला लगता है, पुष्कर में पशु कितनी बड़ी मात्रा में खरीदे बेचे जाते हैं। लेकिन हरियाणा के झज्जर के इस पशु मेले को इंपॉर्टेंट अब तक नहीं माना गया, जो कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट रही है और इसके लिए लगातार मुहिम चलाते हैं कि पशुओं के मेले को इंपॉर्टेंस दे दी जाए। तो इस तरह झज्जर के बारे में भी हमने कुछ खास बातें जान ली। अब देखो, ये था आज हमने ये पढ़ा, गुड़गांव हिसार लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। आज मैंने अंबाला मंडल के बारे में थोड़ा सा बताया है और रोहतक मंडल के बारे में। 4 मंडल हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो मंडल रह गए 2 रह गए, एक फरीदाबाद वाला घर और केएफ था ना, तो एक करनाल मंडल रह गया और एक फरीदाबाद मंडल रह गया। फरीदाबाद मंडल में फिर वो नीचे वाले पढ़ने हैं सारे, और करनाल मंडल में फिर वो 3 पढ़ने हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। और फरीदाबाद मंडल में फिर वो जितने भी नीचे वाले हैं सारे के सारे पढ़ लेंगे 3, क्योंकि 3 तो हम ऊपर पढ़ चुके। गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ पढ़ लिया, तो 3 हमारे रह गए, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, या सत्यमेवपुरम या नूह कह लो। यानी 6 में से 4 मंडल कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये समझ में आ रहे होंगे। क्लास का टाइम हो गया ना, ठीक है, चलिए आज इतना ही। अभी जो है ना, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि कौन सी बुक लें, कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए। तो बुक का तो देखो, मैंने उस दिन भी बताया था, जो किताब आपके पास है वो बेस्ट है। कोई भी किताब, किताबें अच्छी बुरी नहीं होती, आप पढ़ने वाले अच्छे बुरे होते हो। अगर आप चाहोगे कि मुझे सीखना है तो जो किताब उठा लोगे, किसी ने अपने घर से इन्फॉर्मेशन नहीं बनाई। अगर हरियाणा के 22 जिले हैं तो वो सबके लिए 22 हैं, चाहे मैं लिखूं उसको, चाहे कोई और लिखे, चाहे कोई तीसरा लिखे, सब 22 ही जिले लिखेंगे। वो कब बने उसकी डेट में हो सकता है थोड़ा बहुत कोई भाई, क्योंकि डेट्स भी बहुत डिस्प्यूटेड थी, तो उसका तरीका ये होता है कि गूगल पे 2-4 जगह फाइंड आउट करो, थोड़ा हिस्ट्री में ढूंढो तो मिल जाएगा। अब किसी भी मंडल में कौन सा जिले आएंगे वो भी सब सेम लिखेंगे। हरियाणा में खेती कितने प्रतिशत पे कौन सी फसल कहाँ होती है, सब सेम है, कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है बुक लेते टाइम, बुक में पहली चीज देखनी चाहिए कि कंटेंट कवर है कितना, मेरे काम का है या बहुत ज्यादा है। अगर बहुत मोटी किताब ले लोगे तो तुम फंसोगे, वो तुमसे याद नहीं होगी, वो एक डर पैदा करेगी। एक अपने आप ना बहुत मोटी किताब लेके पढ़ने का मन कम करता है, क्योंकि ऐसा दिखता है कि ये कवर नहीं होगी कभी। किताब बहुत पतली भी नहीं रखनी चाहिए, बहुत मोटी भी नहीं, किताब ऐसी रखनी चाहिए जो आपको रोज पढ़ने में भारी भरकम भी ना लगे और इतनी पतली भी ना हो कि कंटेंट ही ना मिले। तो पहली चीज है कि उसका कंटेंट चेक करना चाहिए कि कैसी क्या कुछ किताब है। दूसरा, उस जो वो कंटेंट कवर करता है उसकी लैंग्वेज कैसी है, क्या वो तुम्हें समझ में आ रही है। कई बार क्या होता है, कंटेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन लैंग्वेज ऐसी है जो कि पल्ले नहीं पड़ रही, फिर क्या फायदा। भाषा आसान शब्दों में होनी चाहिए, चीज लिखी सेम होती है पर प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बड़ी चीज होती है। तीसरा, उस किताब में कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए जो समझ पैदा करे, प्लस फैक्ट्स भी कवर होने चाहिए। जो छोटी छोटी चीज, जैसे कोई पूछे सर्वाधिक ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं, या वो इंडिया में पहला राज्य जिसने कुछ भी किसानों से जुड़ी योजना, फला योजना चलाई, तो वो फैक्ट्स भी होने चाहिए। अब ट्रैक्टर ज्यादा बनते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पंजाब में ज्यादा बढ़िया खेती होती है हरियाणा से, अगर मैं सच्चाई बताऊं, लेकिन ट्रैक्टर की बात करें तो हरियाणा में ज्यादा। ये फैक्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट है खेती, लेकिन उसमें से हजारों फैक्ट निकलेंगे, तो फिर फैक्ट्स भी चेक करने चाहिए। और चौथी चीज होती है, उसकी कीमत आपके लिए अफोर्डेबल है
या नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में कम से कम, क्योंकि अभी आपके पास हर चीज़ की समझ नहीं हो सकती, तो 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। अब इतनी चीज़ें जो है ना, जो किताब पूरी करती हो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि एक राइटर की बेस्ट है या दूसरे की खराब, सबकी किताबें बहुत अच्छी हैं, सबने बहुत अच्छी लिखी हैं। आप चाहो तो जिस भी राइटर की जो आपके एरिया में फेमस हो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ क्या कवर कराऊंगी, पहले मैं चाह रही थी मैं अरिहंत से करा दूं, मैंने वो टाइपिस्ट को काम भी दिया था, लेकिन अरिहंत में ना मटेरियल कम है अब के अनुसार। पहले ठीक था, बेसिक के अनुसार ठीक था, लेकिन अब हमें इतनी जल्दी नहीं है कि हमें ये 1 महीने में कवर करना है। तो वो कॉन्सेप्ट जो था कि भाई 1 महीने में एक बार मोटा मोटा सबको आ जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम आराम से पढ़ेंगे, हम चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, अब इसमें अरिहंत वाला वो जो आइडिया था मेरा, वो फाइल्स वगैरह सब लग भी गई थी, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया। और अब मैंने किताब पिछले साल लगवाई थी अपने यहाँ, इनफैक्ट 20 में ही लगी थी, जो मेरी किताब है, बहुतों के पास वो होगी भी, उसको मैं PDF के माध्यम से इसमें लगाती रहूँगी। PDF को फोन पे पढ़ना लगभग नामुमकिन होता है। अगर आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, पर मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि PDF से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और उसको अगर आप जाके प्रिंट आउट निकलवाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो जिसके पास भी मेरे वाली बुक है हरियाणा GK की, मैं उसी को कंसीडर करके अब यहाँ कवर कराऊंगी, ठीक है। उसके पेजेस को हम बोर्ड पे लगाते रहेंगे और उसमें एक एक चीज़ें पढ़ पढ़ के तुम्हें समझाती रहूंगी। अब हमें ये तो है नहीं कि 1 महीने में हमें पूरा कर लेना है, ये हम दिसंबर जनवरी तक का आराम से टारगेट बना के चलते हैं। चीज़ों को बहुत डिटेल से समझेंगे, हर चीज़ को टू द पॉइंट भी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को भी पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। जिनके पास वो वाली GK की बुक है बहुत अच्छी बात है, अब एक एक करके टॉपिक उठाने लगेंगे। अब तक तो बेस का काम बन रहा था, क्योंकि बेस होगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब खेती पढ़ाऊंगी ना, तो मैं कहूँगी भिवानी में ये फसल, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से पिक्चर, अच्छा भिवानी वहाँ नदी कौन सी पड़ेगी, तो बीच में पड़ेगा तो कौन सी नदी टच कर सकती है। अगर मैं कहूँगी फरीदाबाद, तो दिमाग में एकदम से इमेज बनेगी, अच्छा फरीदाबाद नीचे की पट्टी में। या मैं कहती हूँ अगर कि झज्जर, तो तुम समझ पाओगे रोहतक के नीचे वाला एरिया। इसीलिए ये 4-5 दिन बेसिक क्लासेस दी जा रही थी, और मैंने कुछ भी अभी खास PDF के लिए नहीं बोला कि पढ़ो। लेकिन अब कल जब ये मंडल कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर मैं यहाँ पे लैंग्वेज किताब की यूज करके, ताकि तुम लोग पेपर में पास कर पाओ। समझने के साथ साथ हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होना भी जरूरी है। अगर हमने सीखा और हमने यूज नहीं किया पेपर में, फिर क्या फायदा सीखने का। सीखें और पेपर में उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाएं, ये हमारी टारगेट है। तो उस हिसाब से फिर किताबी भाषा से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।